सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी और हम फर्स्ट टॉपिक भी कंप्लीट कर चुके हैं, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स गो, करते हैं शुरू। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दो इमेजेस। एंड बहुत समय पहले की बात है कि न्यूटन साहब हमारे बैठे थे पेड़ के नीचे, बहुत ही गहरा चिंतन वो कर रहे थे। एंड एकदम से ऊपर से सेब आके उनके सर पे गिरता है। उन्हें लगा यार ऊपर से नीचे सेब गिर रहा है, मतलब ग्रेविटी है। तो वहाँ से उन्होंने ग्रेविटी का आविष्कार किया। अच्छा, जब आप अभी हम लास्ट वीडियो में हमने पढ़ के आए थे कि अगर फोर्स लग रही है किसी ऑब्जेक्ट पे जिसके कारण वो कुछ डिस्टेंस चलता है तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड विद द डिस्टेंस और द डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में न्यूटन साहब ने देखा कि जो ग्रेविटी जो लग रही है वो नीचे की तरफ लग रही है और जो डिस्टेंस है या जिस जिस डायरेक्शन में जो बॉडी ट्रैवल कर रही है वो भी नीचे की तरफ ही कर रही है। मतलब डिस्टेंस और फोर्स के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। इसका मतलब जो वर्क डन है बाय द ग्रेविटी ऑन दिस एप्पल, दिस इज पॉजिटिव। बट इस केस में न्यूटन साहब ने क्या किया, ठीक है सेब नीचे आके गिरा, इन्होंने क्या किया, सेब को फिर ऊपर की तरफ फेंका। अब ग्रेविटी तो अभी भी उस पर नीचे लग रही है, बट इस टाइम जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ है। मतलब इस केस में जो एंगल अगर मैं देखूं फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में, तो वो एंगल हो जाता है 180 डिग्रीज, क्योंकि आपस में ये ऑपोजिट है। तो वर्क डन इस केस में जो होगा वो होगा नेगेटिव। तो एक चीज यहां से न्यूटन साहब ने नोटिस करी कि यार अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो आप देख रहे हो कि जो स्पीड है इस एप्पल की वो जैसे जैसे नीचे आ रहा है स्पीड बढ़ती जा रही है। मतलब अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो स्पीड विल इंक्रीज, ठीक है। अच्छा, अगर वर्क डन नेगेटिव है इस केस में, अगर आप देखो अगर आप एप्पल को ऊपर फेंकते हो तो स्पीड जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है और टॉप मोस्ट पॉइंट पे आके वो 0 हो जाती है। जो कि हमने जो प्रोजेक्टाइल मोशन हम जब हम पढ़ रहे थे उस टाइम भी हमने देखा था कि टॉप मोस्ट पे 0 होती है एंड देन अगेन इट इज गोइंग टू इंक्रीज। तो इस केस में देखा गया कि जब थीटा 180 डिग्रीज है, जब बॉडी ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रही है तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी फोर्स इज नेगेटिव। और इस केस में जो है स्पीड जो है एप्पल की वो डिक्रीज कर रही है। तो ये चीज न्यूटन साहब ने नोटिस करी। एंड यहां से एक चीज उन्होंने निकाली कि यार क्या वर्क और स्पीड में, क्या इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन है। क्योंकि वर्क नेगेटिव हो रहा है तो स्पीड कम हो रही है, वर्क अगर पॉजिटिव है तो स्पीड बढ़ रही है। तो क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है। उन्होंने बोला जी हाँ, बिल्कुल है रिलेशन, और उसी रिलेशन का नाम रखा गया वर्क एनर्जी थ्योरम। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो चलिए एक मैथमेटिकल रिलेशन निकालते हैं बिटवीन द वर्क एंड द स्पीड। तो ये है हमारा एप्पल, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, इट्स नॉट एन एप्पल, आप कुछ भी ले लीजिए। तो ये जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये नीचे की तरफ मूव करने लग जाता है। तो जो फोर्स इस पे लग रही होती है वो होती है ग्रेविटी, जिसके कारण ये नीचे की तरफ मूव करता है। एंड लेट की जो डिस्टेंस चला, लेट इट बी डी। अच्छा, एक चीज ड्रैग फोर्स भी इस पे लग रही होगी, एयर ड्रैग जिसको बोलते हैं, ऊपर की तरफ। एफ डी हम इसको ले सकते हैं, एफ ए आप कुछ भी ले लो। तो देखो यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही है। तो लेट की जो टोटल फोर्स इस पे लग रही है इस ऑब्जेक्ट पे, लेट दिस बी एफ टोटल, एफ नेट ले लो, एफ टोटल ले लो, कुछ भी। तो इतनी टोटल फोर्सेस इस पे लग रही है, दैट इज एम जी माइनस एफ ए। ओके, तो अगर मैं न्यूटन का लॉ यहाँ पे लगाऊं तो मैं लिख सकता हूँ कि नेट फोर्सेस, ये टोटल फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन। यही तो होता है न्यूटन का लॉ। तो यहाँ पे जो नेट फोर्सेस हैं वो एफ टोटल हैं, जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड दिस इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। एंड यहां से जो एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन आता है वो होता है एफ टोटल डिवाइड बाय एम, करेक्ट।
अच्छा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोज इनिशियल स्पीड जब उसको इस पॉइंट पे जब हम देख रहे हैं तो लेट की इसकी इनिशियल स्पीड वी आई है और यहाँ पे लेट इसकी फाइनल स्पीड वी एफ है। करेक्ट। अच्छा, हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी, काइनेमेटिक इक्वेशंस। तो अगर मैं यहाँ पे उनका यूज़ करूँ तो मैं यहाँ पे ये वाली इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, द फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू द इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2 times a times delta x or the displacement which in this case is d। तो मैं यहाँ पे d लिख देता हूँ। करेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं इनको रीअरेंज करूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि 2 times a multiplied with d this is equals to the final velocity square minus the initial velocity square। करेक्ट। अच्छा, अब हमें मालूम है कि जो एक्सेलरेशन है वो तो क्या है, f टोटल डिवाइड बाय m। तो क्या मैं इसको रिप्लेस कर दूं यहाँ पे? बिल्कुल कर देता हूं। तो 2 टाइम्स a हमारे पास है f टोटल डिवाइड बाय m मल्टीप्लाइड विद d is equals to the final velocity square minus the initial velocity square। करेक्ट। अब एक काम करते हैं, m और 2 को राइट साइड लेके जाते हैं तो क्या होगा हमारे पास? तो ये हो जाएगा f टोटल मल्टीप्लाइड विद d। इसको तो मैं इधर रख लेता हूँ लेफ्ट साइड में एंड इसको मैं राइट साइड ले जाता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/2m द फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस 1/2m द इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। करेक्ट। अच्छा, फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट, ये हमने क्या पढ़ा था? वर्क। और ये टोटल वर्क हो जाएगा क्योंकि टोटल फोर्स हम कंसिडर कर रहे हैं। तो जो टोटल वर्क होगा दिस इज इक्वल्स टू 1/2m v फाइनल स्क्वायर माइनस 1/2m टाइम्स v आई स्क्वायर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, पूरे फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा, एनर्जी में फर्स्ट टाइम यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जो ये टर्म है ना, ये 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर, इसी को इन्होंने एक नया एक टर्म से इसको बताया गया। इसका टर्म का नाम रखा गया काइनेटिक एनर्जी। यहां से ये पहली बार इजाद हुआ था कि इस हाफ एम वी स्क्वायर को हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। और इसका बहुत तगड़ा सिग्निफिकेंस है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इसका नाम काइनेटिक एनर्जी रखा गया। बट फिलहाल ये है हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम। और यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर जो टोटल वर्क है अगर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये होगा कि जो फाइनल जो वेलोसिटी या फाइनल जो स्पीड होगी दैट विल बी ग्रेटर देन द इनिशियल स्पीड। और अगर द टोटल वर्क अगर ये नेगेटिव है, मतलब लेस देन जीरो है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो फाइनल स्पीड होगी दिस विल बी लेस देन द इनिशियल स्पीड। तो अब जरा काइनेटिक एनर्जी के ऊपर एक डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, यहां से हमने कहा कि जो काइनेटिक एनर्जी है दिस इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। अगर Vf ले रहे हैं तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, Vi ले रहे हैं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो जनरल एक्सप्रेशन ये निकल के आया और इसकी जो यूनिट होती है दिस इज जूल एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फर्दर अभी हमने वर्क के बारे में पढ़ा कि वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। बट दिस काइनेटिक एनर्जी दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव या फिर जीरो, या तो जीरो हो सकती है। अगर वेलोसिटी जीरो है या स्पीड जीरो है किसी ऑब्जेक्ट की तो काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे उसकी हम जीरो है। अगर वो किसी स्पीड से मूव कर रहा है तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव नहीं होने वाली है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। अच्छा, जो ये इक्वेशन हमने डिराइव की थी ये हमने की थी कि फॉर अ कांस्टेंट फोर्स, यहाँ पे हमने देखा था ना कि कांस्टेंट फोर्स इस पे लग रही है। बट दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर एनी फोर्स। अगर फोर्स वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, दिस इक्वेशन इज वैलिड एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फंडामेंटल रिजल्ट्स इन फिजिक्स। एंड ये इक्वेशन फिजिक्स में मल्टीपल न्यूमेरिकल्स को इजी कर देगी। तो यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं कि जो टोटल जो फोर्स है दिस इज इक्वल्स टू
दिस इज व्हाट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज व्हाट द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, which we can also write that the total work done will be equals to the change in kinetic energy। तो मैं डायरेक्टली ये भी लिख सकता हूं। तो ये है इंपॉर्टेंस काइनेटिक एनर्जी का, कि जो वर्क डन होता है ऑन द बॉडी दिस इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स इस पे डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो एक एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है कि ये पर्सन इस बॉक्स को ऊपर लिफ्ट कर रहा है एंड जो ये अप्लाइड फोर्स इस पे लगा रहा है दिस इज इक्वल्स टू 52.7 न्यूटन, और जो मास है इस ऑब्जेक्ट का दिस इज 4.10 kg, एंड ये ऊपर लिफ्ट करता है तो जो डिस्टेंस जो ऊपर जितना इसने लिफ्ट किया दिस इज 1.60 मीटर, एंड इस पॉइंट पे जो इसकी स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो 0 है, और इस पॉइंट पे द फाइनल स्पीड ये हमें निकालना है। तो ठीक है, तो हम लोग वही वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे, बट उससे पहले हमें वर्क निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो वर्क कर रहा है दो फोर्सेस यहाँ पे पिक्चर में, एक जो अप्लाइड फोर्स जो हम लगा रहे हैं दिस इज 52.7 न्यूटन, एक ग्रेविटी भी इस पे फोर्स लगा रही है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो अप्लाइड फोर्स की वजह से जो वर्क हुआ होगा इस ऑब्जेक्ट पे that will be the force, applied force multiplied with delta y multiplied with cosine theta। देखो यहाँ पे जो थीटा होगा क्योंकि डेल्टा y और अप्लाइड फोर्स के बीच में एंगल 0 है तो दिस वुड बी कोसाइन 0। सो अप्लाइड फोर्स यहाँ पे कितनी है 52.7 न्यूटन है, डेल्टा y है 1.6, कोसाइन 0 होता है 1, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 84.3 जूल्स। और अगर आप देखोगे वर्क डन बाय द ग्रेविटी दिस विल बी इक्वल्स टू mg। अच्छा इस केस में जो है mg नीचे की तरफ है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल लो वो ऊपर की तरफ है, तो थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सो दिस वुड बी द फोर्स मल्टीप्लाइड विद द डिस्टेंस मल्टीप्लाइड विद कोसाइन 180 डिग्रीज। तो यहाँ से mg हो जाएगा 4.10, g तो होता है ये स्टैंडर्ड 9.81, डेल्टा y इज 1.60, कोसाइन 180 डिग्री होते हैं -1, सो मैं माइनस ऐसे लिख लेता हूँ, एंड दिस इज इक्वल्स टू -64.4 जूल्स। सो यहाँ से जो टोटल जो वर्क आएगा दिस विल बी दिस प्लस दिस, सो दिस इज 84.3 जूल्स माइनस 64.4 जूल्स, एंड दिस इज इक्वल्स टू 19.9 जूल्स। सो जो टोटल वर्क आया हमारे पास वो आया, मतलब दिस इज टोटल वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, दिस इज 19.9 जूल्स। अब हम इजीली अपनी इक्वेशन लगा लेते हैं द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो टोटल वर्क होता है दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 द फाइनल v स्क्वायर माइनस 1/2 m vi स्क्वायर। अब क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, करेक्ट। एंड यहाँ से जो फाइनल स्पीड का जो एक्सप्रेशन आएगा दिस इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स w डिवाइड बाय m। अब जो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं तो दिस इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स w वी हैव कैलकुलेटेड टू बी 19.9 जूल्स डिवाइड बाय मास इज 4.10, दिस इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज इक्वल्स टू 3.12 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ से जो फाइनल स्पीड आएगी ऑब्जेक्ट के इस पोजीशन पे दिस वुड बी 3.12 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वर्क एनर्जी थ्योरम से। अगर आप यहाँ पे पहले आप एक्सेलरेशन निकालते बाय यूजिंग द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज द नेट फोर्स डिवाइड बाय द मास, और इसके बाद अगर आप इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करके फाइनल वेलोसिटी निकालते तब भी आप देखोगे कि जो वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी। मतलब अभी हमने दो मेथड्स पढ़ लिए। ये वाला जो मेथड था ये हमने सीजन 1 में देखा था, जब हम न्यूटन के लॉज पढ़ रहे थे तो पहले हम एक्सेलरेशन निकालते थे, तब हम वेलोसिटी या कुछ भी हमें डिस्टेंस कितना ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया वो हम निकाल लेते थे। बट वही चीज़ें जो हमने वहाँ पे निकाली थी यहाँ पे हम एक नए मेथड से निकाल रहे हैं, दैट इज़ द वर्क एनर्जी थ्योरम। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इस पर। सो ये है नेक्स्ट एग्जाम्पल, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फादर है अपने बच्चे को स्टॉलर पे घुमाने ले जाता है, एंड लेट की जो ये फोर्स इस स्टॉलर पे लगा रहा है, लेट की इसका जो मैग्नीट्यूड है इस फोर्स का, लेट दिस इज इक्वल्स टू 44 न्यूटन,
एंड जो एंगल मेक करता है बिलो द हॉरिजॉन्टल, दिस इज 32.0 डिग्रीज। एंड जो मास है ऑफ द स्ट्रॉलर प्लस द मास ऑफ चाइल्ड, बेसिकली द टोटल मास, पूरे ऑब्जेक्ट का अगर टोटल मास में देखूं, दिस इज व्हाट वी आर गिवन एज 22.7 kg, इतना हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, दो पार्ट्स हम लोग सॉल्व करेंगे। ए पार्ट में हमें ये निकालना है कि भैया बताइए कि फादर ने स्ट्रॉलर पे कितना वर्क डन किया। अगर ये स्ट्रॉलर को इट मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.13 मीटर, अगर वो इतना डिस्टेंस चलता है तो फादर ने इस स्ट्रॉलर पे, इस झूले पे कितना वर्क किया होगा, ये हमें निकालना है ए पार्ट में। ओके, तो अगर मैं इस फोर्स के कंपोनेंट देखूं तो एक आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक आएगा वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी एफ कोसाइन थीटा एंड द वर्टिकल कंपोनेंट विल बी एफ साइन थीटा, करेक्ट। एंड यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 32 डिग्रीज, तो मैं लिख भी सकता हूँ कि दिस इज 32 डिग्रीज एंड दिस इज ऑल्सो 32 डिग्रीज, करेक्ट। अच्छा, जो ये वर्टिकल फोर्सेस हैं ये तो आपस में बैलेंस रहेंगी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन हो नहीं रहा है, केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स है, मतलब दिस फोर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग वर्क, बोल दो यार। और इस केस में जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, जो कंपोनेंट है, और जो ये डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि जो वर्क डन होगा, द टोटल वर्क डन, दिस विल बी इक्वल्स टू द फोर्स, दिस कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट हमें कंसिडर करना है, दैट इज एफ कोसाइन 32 डिग्रीज मल्टीप्लाइड विद द डिस्टेंस डी, ये होगा टोटल वर्क डन। क्योंकि बाकी अगर फोर्सेस का वर्क डन आप देखोगे तो वो 0 होगा, क्योंकि जो फोर्सेस है परपेंडिकुलर है इस डिस्टेंस डी से, तो दैट वुड बी 0, क्योंकि कोसाइन 90 डिग्री 0। ओके, तो यहाँ से अपन आराम से निकाल ले जाएंगे कितना वर्क किया पर्सन ने इस झूले के ऊपर। तो फोर्स अपने पास दे रखी है 44 न्यूटन, कोसाइन 32 तो हमें पता ही है, वी कैन यूज अ कैलकुलेटर। डी होता है 1.13 दे रखा है क्वेश्चन में। तो यहाँ से जो वर्क किया दैट विल बी इक्वल्स टू 42.2 जूल्स। दिस इज द टोटल वर्क डन बाय द पर्सन ऑन द स्ट्रॉलर। अच्छा, नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि अगर इनिशियल स्पीड अगर मैं झूले के लेके चलूँ 1.37 मीटर पर सेकेंड, तो बताइए यहाँ पे जब ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा तब उसकी फाइनल स्पीड कितनी रही होगी। तो सिंपल है भाई, अपन क्या यूज कर सकते हैं, द वर्क एंड द एनर्जी थ्योरम। सो हम लिख सकते हैं कि द टोटल वर्क दिस इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 1/2 mv फाइनल स्क्वायर माइनस 1/2 mv इनिशियल स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ से अगर मैं फाइनल स्पीड का अगर मैं एक्सप्रेशन निकालूं, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू, मैं रीअरेंज कर लेता हूँ टर्म्स को, एंड दैट वुड बी अंडर रूट 2 times the total work done divided by the mass plus the initial speed square। तो ये आएगा एक्सप्रेशन। अब आप सिंपल वैल्यूज पुट कर दीजिए ताकि आप फाइनल स्पीड जो है आप निकाल सकें। So that would be equals to 2 times the total work is 42.2 joules divided by the mass is for the stroller and the child is 22.7 kg प्लस इनिशियल स्पीड हमें दे रखी है 1.37 एंड इसका कर दो स्क्वायर। तो यहाँ से जो फाइनल स्पीड आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 2.37 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस की कि जो इनिशियल स्पीड थी दिस इज 1.37 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल स्पीड बन गई वो हो गई 2.37 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड से स्पीड इंक्रीज कर गई है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि उसकी इनिशियल स्पीड अगर 0 होती तो क्या फाइनल स्पीड इससे 1 मीटर बढ़ जाती, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड हो जाती? क्या मैं ये चीज़ भी कंक्लूड कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं ये चीज़ कंक्लूड नहीं कर सकता हूँ, दैट इज़ रॉन्ग। देखिए यहाँ पे जो फाइनल स्पीड है इसका कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है इनिशियल स्पीड के साथ। अगर मैं इनिशियल स्पीड यहाँ पे 0 ले लूँ, इफ आई टेक दिस टू बी 0, तो जो फाइनल स्पीड आएगी दिस वुड बी अंडर रूट 2 WT डिवाइड बाई m, करेक्ट।
तो 2 कितना है हमारे पास 42.2 एंड डिवाइड बाय m हमारे पास है 22.7. दिस इज इक्वल्स टू 1.93 मीटर पर सेकेंड. मतलब अगर वो रेस्ट से स्टार्ट किया होता तो इतना डिस्टेंस चलते चलते 1.13 मीटर डिस्टेंस चलते चलते उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो चुकी होती 1.93. तो मतलब हमने सिर्फ ये चीज़ नोटिस की कि लीनियर रिलेशनशिप नहीं है फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड के बीच में. इसी के ऊपर बेस्ड मैं आपको एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे रहा हूँ एंड उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे. सो ये है प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो आपको खुद से करनी है. एंड यहाँ पे कह रहे हैं कि टू एक्सेलरेट अ कार फ्रॉम रेस्ट टू द फाइनल स्पीड v रिक्वायर्स द वर्क w1. मतलब जीरो से स्पीड v बनाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ रहा है दिस इज w1. और नेक्स्ट ये कह रहे हैं स्पीड v से 2v करने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ रहा है इस कार के ऊपर वो है w2. और हमें ये बताना है कि विच ऑफ दीज फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. क्या w2 और w1 आपस में इक्वल हैं? क्या w2 इज 2 टाइम्स w1? क्या w2 इज 3 टाइम्स w1? और w2 इज 4 टाइम्स w1? तो इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है एंड इसका आंसर आपको खुद से करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है. सो इस वीडियो में इतना ही एंड इसी के साथ हमने ये टॉपिक भी पूरा कवर कर लिया है, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, बट अब हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अभी के लिए गुड बाय.